खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और आज हमने ख़ास तौर पर हमारे गेस्ट हैं ज़फ़र हिलाली साहब, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले मैं कुछ खबरों पर का जिक्र कर दूं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर वापस आ रहे हैं कतर से, उनका लाया अमल क्या होगा। उसके साथ ही अमरीकी सदर ने सारा मलबा जो है अफ़गान फ़ौज और उनके रहनुमाओं पर डाल दिया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या फ़ैसला करेगा, कब तस्लीम करने का मरला आएगा और तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान के बाद क्या ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद में, इससे पहले कि मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँ, इस्लामाबाद में जो हमारे हैं हुक्मरान हल्के, वो इसे देख रहे हैं और क्या खबर है आपके पास कि लाया अमल क्या तश्कील पा रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, देखें, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक ही फैसला हो रहा है। बज़ाहिर तो मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, लेकिन इस वक्त घने साए पिंडी के हैं। पिंडी वालों का अफगानिस्तान में बहुत करीबी राब्ता है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में जो सबसे पहले तालिबान को कबूल करेंगे पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की होगा। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बता दिया टीटीपी और दैश के जो ठिकाने हैं उस पर भी होगा। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक वादा मौक़िफ़ अपनाया था कि हम एयर बेस नहीं देंगे, वो बेहतर हुआ है। और कुछ हल्के कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान दोबारा अहम हो सकते हैं तालिबान के आने के बाद। ताहम फ़िलहाल इस्लामाबाद पिंडी के ज़ेरे साया बिल्कुल नाक की बिल्कुल सीधा लाइन पे चल रहा है। अच्छा भट्टी साहब, हमारे साथ हैं तर्जमान दफ्तर खारजा जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। वेलकम टू द शो हफीज़ चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। यस, आई कैन हियर जी। वालेकुम। हजूर, ये फरमाइए कि अब जाहिर है ये हमारे लिए तो बड़ा अहम है और ये तब्दीली बहुत अहम है। क्या इसको तस्लीम करने के हवाले से मरला कब आएगा, और जो आपकी वो नार्दर्न एरिया से जो लीडर्स आए हुए थे उनसे मुलाकात का क्या मुख्तसरन अहवाल है हफीज़ साहब? जी, दो चीज़ों पे मैं आपसे बात करता चलूँ। पहले आपने कहा कि रिकग्निशन के हवाले से हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन अभी भी उसकी बहरहाल ज़रूरत मौजूद है और एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है और इसमें इंटरनेशनल कंसेंसस जो है वो उसकी भी बहुत अहमियत है। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान। क्योंकि देखें, बहरहाल अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अवाम ने करना है। अफ़गानिस्तान से बाहर से कोई अफ़गानिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला ना करने का हक़ रखता है और ना करना चाहेगा। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान की तमाम साइड्स जो हैं वो लीडर्स पॉलिटिकल वो बैठें, बात करें और पॉलिटिकल सॉल्यूशन को तलाश करने की कोशिश करें। क्योंकि बहरहाल अफ़गानिस्तान में जो ड्यूरेबल पीस है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के ज़रिए ही मुमकिन होगा। जो आपने बात की, पाकिस्तान में इस वक्त जो अफ़गान रहनुमा मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि हमारी एक वाइडर एंगेजमेंट है विद ऑल साइड्स इन अफ़गानिस्तान, ऑल पॉलिटिकल साइड्स इन अफ़गानिस्तान, चाहे वो तालिबान हो या फॉर्मर गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की वो, या जितनी भी पॉलिटिकल साइड्स हैं, हमारी उन सब के साथ एक एंगेजमेंट थी रही है। और इसी एंगेजमेंट की वजह से पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सका है। हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेजमेंट रही है जो कि इम्पोर्टेंट थी हमारी फैसिलिटेशन के रोल में। लास्ट साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमने और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे पूछनी है। हमारे साथ सीजन्ड एक साबका ब्यूरोक्रेट और एनालिस्ट मौजूद हैं, जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हिलाली साहब, मेरा सवाल आपसे ये, और बाकी दोस्त फिर पैनलिस्ट साहब से बात करेंगे, कि जो एक रियासती इदारों की तश्कील है और इमदाद की जो इमदाद अब नहीं आएगी उस तरह से जैसे आ रही थी, तो आप क्या चांसेस देखते हैं तालिबान एक वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे या काबू करेंगे, उस किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे? जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। काजी साहब, आपके सवाल का जवाब देने के पहले अगर मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं एक दो सवाल पब्लिक के तरफ से जानना यह चाहता हूं कि आज तक और अभी तक रिकग्निशन इस रेजीम का पाकिस्तान ने नहीं किया
और इसलिए जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे, वो इसलिए कि वो साथ मिल के करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं साथ मिल के करने का क्या तुक है? आप you have a unique position in this region with अफगानिस्तान। आप हैं नंबर 1 उनके हिमायती। आपने क्यों नहीं अभी तक रिकॉग्नाइज किया? आप रूस के लिए क्यों ठहरे हैं? आप हिलाली साहब, मैं प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं जाहिद हफीज साहब और 15 मिनट बाद ये नहीं रहे, इन्होंने जाना है कहीं। मैं चाहूंगा कि सवाल का जवाब आप हिलाली साहब का, आप जाहिद हफीज साहब दे दें। जी भट्टी साहब, देखें, मैंने जिस तरह पहले भी बात की तो पाकिस्तान ये समझता है कि हमारी जो डिज़ायर है अफ़गानिस्तान में वो पीस की है। अब मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि वाई डू वी वांट टू सी पीस इन अफ़गानिस्तान। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं दे सफ़र ट्रिमेंडसली ड्यू टू ओवर 4 decades ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट कंट्री। लेकिन अफ़गानिस्तान के बाद जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट वो पाकिस्तान है। वी सफ़र्ड ओवर 80,000 कैजुअल्टीज, वी सफ़र्ड ओवर $150 बिलियन ऑफ इकनॉमिक लॉसेज। अफ़गानिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्ट बेयरिंग होती है। हम वी कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज, और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे ख़राब होती तो बहरहाल एक खदशा मौजूद रहता है कि फर्दर इनफ्लक्स ऑफ अफगान है। बट्टी साहब, हमारी जो सवाल आप लाना चाहें जाहिद हफीज साहब के हवाले से। बट्टी साहब जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। गुजारिश है कि आप जानते हैं कि हमने मुल्ला उमर के साथ भी हर मुमकिन की ताउन कोशिश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाशगाफ कहा किसी एक ग्रुप को नहीं करेंगे सपोर्ट, जो कि अफगानिस्तान की अवाम फैसला करेगी वही होगा। आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में हम अशरफ गनी के साथ बेहतर कंफर्टेबल थे, या तालिबान का अगर उनकी हुकूमत बनती है अवाम की रजामंदी से तो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर हालात होंगे? जाहिद हफीज साहब जी देखें, बहरहाल अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला तो अफ़गानिस्तान के अवाम ने करना है। हमने हमेशा ये कहा कि हमारा रोल एक फैसिलिटेटर का है और हम हर वो कदम उठाएंगे जो कि अफ़गानिस्तान में पीस के लिए हो, अफ़गानिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हो। हम आज भी ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन का क़याम पॉलिटिकल सलूशन के ज़रिए ही पॉसिबल है और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट के ज़रिए ज़रूरी है। और साथ हम ये भी समझते हैं कि देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी हमें एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त नज़र आ रही है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान। देखें, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी विद फ्यू एक्सेप्शन, जो हम हमेशा स्पॉयलर्स के रोल की बात करते हैं, बट लार्जली इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त अफ़गानिस्तान में पीस देखना चाहती है। वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में रिकन्सिलिएशन के हामी हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अवाम भी दे डिज़र्व पीस, दे डिज़र्व प्रॉस्पेरिटी। दुरुस्त का आपने जाहिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कल जो कैदी रिहा हुए हैं अफगानिस्तान में, उनमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के भी कैदी हैं जो टेररिज्म में मुलव्वस रहे हैं। तो एज ए स्टेट आप पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, पाकिस्तान ने इसको किस तरह देखा है कि कल उनको बगैर ये पूछे कि आप कौन है, आप पे इल्ज़ाम क्या है, सबको आपने छोड़ दिया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें तो पाकिस्तान की बहुत क्लियर पोजीशन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही देखते हैं। मुझे आपके इस सवाल से हैरानगी हुई। मेरे ख्याल में ये आपको भी क्लियर होना चाहिए कि बहरहाल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमने कोई रजिस्टर किया, हमने कोई एक्सप्रेशन दिया, हमने अफगानिस्तान से कोई कंसर्न शो किया, ये मेरा क्वेश्चन है। आपके इल्म में होगा कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, जो सूरत हाल है, वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। वहाँ हर घंटे की बुनियाद पर सिचुएशन जो है वो ऑल्व हो रही है। हमने पहले भी अफ़गानिस्तान के, आपके इल्म में है, हमने हमेशा अफ़गानिस्तान से जो है वो बात की, क्योंकि हम ये समझते थे कि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बाकी जो भी कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हों, ऑर्गेनाइजेशन हों जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म में इन्वॉल्व हों, उनके लिए एक जो है वो स्पेस प्रोवाइड की जाती रही। हम अब भी ये समझते हैं, आपके इल्म में जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई कल, जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चेयर किया, उसमें भी दोबारा ये बात दोहराई गई कि हम ये तवक्को करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सॉइल
पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं यूज़ होने दी जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये फरमाइए, सफारत खाने में हमारी क्या सूरत हाल है? हमारे लोग मौजूद हैं, बंद कर रहे हैं, खुला है, या क्या क्या प्लान्स हैं हफीज़ साहब? जी, हमारा सफारत खाना बिल्कुल वहाँ पे ओपन है। सफारत खाना फुली फंक्शनल है, कौंसलर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। वहाँ पे दो तरह की इस वक्त जो है वो हम समझते हैं ज़रूरियात हैं। एक, जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सेफ़ टाइमली रिपैट्रिएशन टू पाकिस्तान, उसके लिए ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड। बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हफीज साहब, आपने खाने के लिए किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। की फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही हैं। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनके पर्सनल हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, उनकी जो टेम्प्रेरी रीलोकेशन है उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक स्पेशल फैसिलिटेशन सेल क्रिएट किया गया है जो कि इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद फ्राहम करेगा ऑन अराइवल वीज़ा और बाकी जो अराइवल रिलेटेड इशूज़ हैं उनसे डील करने के लिए। बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज़ साहब। भट्टी साहब और जनाब हिलाली साहब, इट इज़ बिटवीन यू। भट्टी साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे हिलाली साहब से? आज ख़ास तौर पर हमने मदऊ किया उनको, इस हवाले से क्या सवाल है आपका भट्टी साहब? देखिए, मैं तो पूछना चाहूँगा, लेकिन 20 करोड़ हलाली साहब से पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि हलाली साहब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। हलाली साहब, क्या हम हमारा मुस्तकबिल माजी की निस्बत तालिबान से, अशरफ गनी की निस्बत बेहतर ताल्लुकात होंगे, या कोई मज़ीद खुसूसन जो अभी जैसे मलक साहब कह रहे थे तरीके तालिबान को उन्होंने आज़ाद कर दिया, हम कुछ आजमाइश पे भी आ सकते हैं? हलाली साहब। भट्टी साहब माफ़ करिए, तो मैं तो नहीं समझ सकता था कि आप ऐसे सवाल पूछेंगे। ये तालिबान जो हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, दे आर हमारे एलाइज हैं। वो तो हमारा दुश्मन था गनी, वो तो अमेरिकन पिट्ठू था, इंडियन पिट्ठू था, वो तो हर तीसरे रोज पाकिस्तान को गालियां देता था। अब आप सोचिए, मैं देखिए मैंने क्यों ये जो आया था तर्जुमान फॉरेन ऑफिस का, पता नहीं इनको कोई रिकॉर्डिंग चल रहा था या क्या, मैं ये उनसे पूछना चाहता था कि आप अभी तक क्यों नहीं एक स्पेशल एनवॉय भेजे हैं और एमीर ऑफ अफगानिस्तान से क्यों नहीं कहा कि आप ओहदा लेने के पहले पाकिस्तान आए, हमारे से मिले, बात करें, हम चाहते हैं आपको ऑनर करने के लिए। क्यों नहीं हम अभी से रिकग्नाइज नहीं किया? भाई क्यों, क्या आप बार्गेन करना चाहते हैं कि आप उनको कहना चाहते हैं हम नहीं रिकग्नाइज करेंगे अगर आपने टीटीपी पे एश्योरेंस ना दी, या अगर आपने इंडिया पे एश्योरेंस ना दिया, या आपने ये नहीं किया? नॉट एट ऑल। और आप पता है कि रिकग्निशन ऐसी चीज होती है जो यू डोंट हैव टू वेट। रिकग्निशन का मतलब यह है एक टेरिटरी हो, एक अथॉरिटी हो जो कंट्रोल करता है टेरिटरी और उसके लॉज को इंप्लीमेंट करता है, और वो काफी है। दैट मीन्स वो कंट्रोल में है, दैट यू एक्सटेंड रिकग्निशन। मुझे समझ नहीं आ रही है, ये गुडविल बनाने के लिए ये है टाइम, ये है मौका। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मुझे रोम में एक फोन कॉल आया मुशर्रफ से कि ले जाओ दावतनामा कारजाई को दो। वो बैठा हुआ था, वो आया था जाहिर शाह से मिलने के लिए जो उस वक्त एग्जाइल में था। तो मैं गया, उसको इनविटेशन दिया। मैंने कहा इवन दो यू आर नॉट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, तुमने हलफ नहीं उठाई है, फिर भी एज अ मार्क ऑफ जेस्चर हम चाहते हैं कि तुम आओ। मैं ये पूछना चाहता हूं, तो अब तक 2-3 लोग उधर क्यों नहीं पहुंचे हैं और तालिबान से कहा है? और क्या चाहते हो तुम? किस किस्म की असिस्टेंस चाहते हो? तुम अभी आए हो, यू मस्ट बी शॉर्ट हैंडेड। तुम्हारे पास फंक्शन करने के लिए कोई कमी अगर हो तो बताओ। हलाली साहब, एक मिनट गेस्ट है मेरे दोस्त। अच्छा हलाली साहब, मैं अगर आप गुजारिश करें तो एक सवाल कर लूं। जी भट्टी साहब। अच्छा हलाली साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, पाकिस्तान ने तालिबान को बड़े अरसा तक, यकीनी बात है, जहां अमेरिका कामयाब नहीं हो सका किसी भी सूरत पे, तो क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान शायद इसका इंतजार कर रहा है वहां कोई हुकूमत बन जाए और सबसे पहले किया जाए? या आप समझते उससे पहले ही, अभी तालिबान ने बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया गवर्नमेंट का, उससे पहले कर लेना चाहिए ऐलान?
नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है भट्टी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें सीरियस डिस्कशंस जब तक वो ओहदा ना लें, जब तक वो कुछ ज्यादा वो सेटल ना हो, नहीं कर सकते या शायद नहीं करना चाहिए। मगर ये जो मैंने आपको 2-3 इशारतन बताया है, जेस्चर्स ऑफ फ्रेंडशिप, इसमें क्या रुकावट थी आपको भाई? आप डरते हैं बता के अमेरिका उनको सैंक्शन करने वाला है और आपको भी सैंक्शन लगा देगा, और क्या बात है? नहीं तो आप कह रहे हैं अच्छा अगर हम पहले नंबर पे चले जाते और सैंक्शंस लगते तो अमेरिका फिर तुर्की के भी सैंक्शन करता, चीन पे भी करता, रूस पे भी करता, लिहाजा बेहतर है कि इनके लिए ठहरो और इनके साथ जाके करो। दैट मीन्स पहले तो आप कहते हैं इमरान खान साहब के गुलामी खत्म हो गई, तो आपकी गुलामी क्यों नहीं खत्म हुई? हिलाली साहब, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है और मुझे हमें अभी ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, साबिक वजीर दिफा भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच लोधी साहब। अभी जो सवाल हिलाली साहब ने उठाया है कि ये गो स्लो की पॉलिसी ठीक है या हमें फ्रेंडशिप जेस्चर जल्दी जाके देना चाहिए ताकि हमारे मफादात मुस्तकबिल में मजीद महफूज हो सकें? लोधी साहब जी देखें, अपने इंटरेस्ट के लिए तो आपको 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और ये मैं अलबत्ता ज़रूर कहूँगा कि कोऑर्डिनेट करके अपने दोस्तों के साथ, जिसमें चीन है, रूस है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो अगर आपने कोई डिप्लोमेटिक अगर कोई कदम उठाना है जैसे रिकग्निशन वगैरह का, वो तो मेरे ख्याल उनसे मिलके करना चाहिए। लेकिन बाकी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। अभी बात ये नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत है, क्या है, एक अफगानिस्तान की हुकूमत है जो कि पहले देखें, एक बात पक्की है, बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि अशरफ गनी से बुरी हुकूमत पाकिस्तान के हक में ना आज तक थी, ना आइंदा इंशाल्लाह कभी होने का इम्कान है। उसने जितना हमें जख्म पहुंचाया है, जैसे उसने रॉ को जगह देकर हमारा खून बहाया है, वो तो। लेकिन एक बात मैं आपसे, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं दरियाफ्त करूँगा, वहाँ पे खड़े होके BBC के लोग हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, CNN के बता रहे हैं, आप में से किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि उधर चले जाते? आपको उधर होना चाहिए था, आप हमें बताते कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे दूसरे लोगों के जरिए पता चल रहा है कि जी उधर ये हो रहा है और वो हो रहा है। हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क हैं और सबसे ज़्यादा लंबी सरहद है हमारी, सबसे ज़्यादा हम इंटरेस्टेड हैं उसमें, और एक वहाँ पर ऐसा नुमाइंदा नहीं है हमारा जो कि वहाँ से डायरेक्ट हमें खबरें दे सके। यहाँ बैठ के काम करना आसान है भट्टी साहब, जरा कोई अपने बच्चों को भेजें उधर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं, आपके बहुत सारे लोग साथ ऐसे होंगे जो वहाँ पे सर, तो जैसे मैं दी जाएगी जनरल साहब आपकी रिकमेंडेशन को, बल्कि आजकल ही कोशिश की जाएगी। जी भट्टी साहब, अब आप डिस्कशन इज ओपन, आप बात कर सकते हैं लाली साहब से भी और जनरल साहब से जो पूछना चाहें, और मलिक साहब आप भी। जी भट्टी साहब। अच्छा जनरल साहब, आप थोड़ी सी ये रहनुमाई फरमाएं। आपने जैसे फरमाया अशरफ गनी तो पाकिस्तान के लिए स्लो पॉइजन था, जहर था, ना सिर्फ अमेरिका का डमी था बल्कि भारत के कहने पर पाकिस्तान का अमन तबाह करता रहा, और लातादाद से एविडेंस हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने दिए। तो क्या अशरफ गनी और भारत और अमेरिका आप समझते हैं खामोश होकर बैठ जाएंगे या कोई ना कोई शरारतें करने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का अमन भी सबोताज करे और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात करे? इसके लिए आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? अशरफ गनी तो एक टेम्परेरी मोहरा था ना, अब वो किसी और को इस्तेमाल कर लेंगे, वो उनके लिए एक डिस्पोजेबल आइटम था, वो तो उन्होंने कर दिया जो भी है। अलबत्ता हिंदुस्तान और जो अमेरिका का नेक्सस है वो बड़ा गहरा है और वेल नोन है। या तो होना कि छुप छुपा के उन्होंने कोई काम किया, उन्होंने ओपनली 12 मुआहदे आपस में किए हैं जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं जो बहुत कम मुल्क आपस में करते हैं। शायद नेटो के मुल्कों के आपस में इतना गहरे मुआहदे ना हो या हों जितना इन्होंने इनके साथ किया, तो वो तो ज़रूर करेंगे। और हमने पहले से डिसाइड किया हुआ, हमें पता है, आपको भी पता है, लाली साहब को पता है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पे अमन नहीं चाहता, वो अमन के लिए यहाँ था ही नहीं। ये जो हमारे भाई कहते हैं ना कि जी वो जल्दी चला गया, वो अमन पैदा करके क्यों नहीं गया, अजीब अजीब तकाजा है। यानी कि जो काम करना ही नहीं चाहते थे अब वो तकाजा उनसे करना चाहते हैं। लेकिन ये मुझे यकीन है कि अब जो काम वो इधर बैठ के नहीं कर सके वो अब दूर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अमन के दाई हैं, जो लोग अमन चाहते हैं, अफगान अवाम, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उसके अलावा चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान, अभी ये ग्रोह बहुत तगड़ा है और अब मेरा ख्याल उनकी दाल नहीं गलेगी। और यहाँ पर मैं तो आपको पता है, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने कहा था, जब लोग कह रहे थे जी अफगानिस्तान
क्राइसिस की तरफ जा रहा है और ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको खबर दे रहा था कि नहीं, अफगानिस्तान अच्छाई की तरफ जा रहा है, रोशनी आने वाली है। तो मेरा अपना ख्याल है अभी ह्यूज अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए खुल गई है, लेकिन ये मुझे एक शक है और मैं इसका जनरल साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जनरल साहब खसूसन आपसे, कल जो बाइडेन अमेरिकन के सदर की जो आपने स्पीच सुनी होगी कि जो अफगान जंग नहीं करना सकते, हम नहीं कर सकते, वो एक हारे हुए सिपाही सलार का इतराफ शिकस्त लग रहा था। आप क्या कहते हैं इसमें? जी पहले हिलाली साहब आप इस पे कमेंट कर दे, फिर जनरल साहब से कमेंट लेता हूं। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? ये एडमिशन ऑफ डिफीट है हिलाली साहब? नहीं, वो बता रहा है कि उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है। देखिए, इन्होंने पैसे किसको देते? पहले तो ये कह रहे थे 3 लाख फौज है, ये खुद कहा 3 लाख फौज है, झूठ। मेरे ख्याल में 1,50,000 1,70,000 से इतने फौज थे नहीं। क्यों नहीं? गोस्ट सोल्जर्स थे, तनख्वाह दूसरे लोग ले रहे थे और जेब में डाल रहे थे। इतना सारा इंटेलिजेंस प्रेजेंस था, क्या इनको पता नहीं था? ये तो इनकी बिल्कुल फेलिंग है और पूरी अमेरिका कहती है इनकी फेलिंग है। तो ये बहाने हैं इसके। और जो बातें किया है सही कहा है कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, बात असल ये है, आप मुझे बताएं, जनरल साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, जी जी, ये जो 1,50,000 1,70,000 की जो फौज थी, इसमें पश्तून के जो सोल्जर्स, जो जवान थे, वो तो ज्यादातर मेरे ख्याल में पश्तून थे, और 2/3 जो ऑफिसर कोर था वो शायद ताजिक था। अब पश्तून एक एक को मारते हैं, बिल्कुल फ्यूड्स भी होते हैं, बिल्कुल, मगर बाहर के आदमी को के बात पे वो जाके एक एक को मारेंगे? वेरी अनलाइकली। तो ये क्यों इन लोगों ने फैक्टर इन नहीं किया ऐसे चीजें? आई एम वेरी सरप्राइज। इसका कोई जी लोधी साहब आप इस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दें। मैसिव फेलियर। छोटी सी बात मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए, अमरीकियों को तो ये नहीं मालूम था कि उनकी अपनी फौज उधर क्या कर रही है। जब उनकी अपनी फौज को शिकस्त हो रही थी तो आधे लोगों को मालूम ही नहीं था कैसे हो रही। तो वो जो किसी ने कहा है ना कि हमें अपनी खबर नहीं जाना, तुम जमाने की बात करते हो, तो उनको अपनी फौज का पता नहीं है, उनको ये इस फौज का कैसे पता चलना था। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाली साहब। एक तो ये कि फौजें पैसे से नहीं बनती, सिर्फ यूनिफॉर्म पहना देने से और हाथ में बंदूक पकड़ा देने से फौजें नहीं बनती। फौजों का एक दिल और जहन होना चाहिए, जंग में कोई हदफ होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि अफगान अवाम जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं तालिबान के साथ, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके के। और ये बात सही कह रहे हैं हिलाली साहब के, पता नहीं फौज, आधी फौज तो गोश्त फौज थी। उसके अलावा ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि जो उनके प्यादे थे, फुट सोल्जर्स, वो पश्तून स्टॉक के थे और बाकी लोग दूसरे थे। ऐसे थोड़ी फौजें बनती हैं। तो बल्कि ये बड़ी एक आंख खोल देने वाली चीज़ है हमारे अवाम के लिए कि वो देखें कि हमारी फ़ौज पर कितना ख़र्चा होता है, उन पर कितना ख़र्चा हो रहा था और हमारी फ़ौज ने किस किस मुसीबत से हमें बचाया अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये फ़ौजें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, इन फौजों की कदर करनी चाहिए जो अच्छी फौजें होती हैं। जी मैं जनरल साहब ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मैं हमारे साथ ही रहिएगा। और नाज़रीन ये भी सवाल उठाएंगे, वो डॉलर उठा के भाग गया जिस तरह ट्यूनिस का जो था वो भागा था वहाँ से, तो शायद इसलिए फिर फौजें नहीं बनती उनसे कि वो तो गोश्त तनख्वाहें शायद अशरफ गनी खुद वसूल कर रहा था। वापस आते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो अभी बात की हिलाली साहब ने और जनरल साहब ने कि वो फ़ौज क्यों ना बन सकी, इस पे कल सदर अमेरिका जो हैं उन्होंने भी कुछ बात की है। ये तो एडमिशन है कि इसका इतनी नालायकी, और ये नालायकी का एतराफ़ है जनरल साहब? जी मेरा खुद ही उन्होंने बता दिया कि देखें, लोगों के जिस्मों के ऊपर आप कपड़े पहना सकते हैं, उनके हाथों में चीज़ें थमा सकते हैं, उनके जहन में जब तक आप मोराल ना पैदा करें, विल टू फाइट ना पैदा करें, उनके दिल जब तक आप ना जीतें, दिल अगर जिस जंग में ना हो, वो कभी फौजें नहीं जीत सकती। और बाकी जो मसाइल हैं वो हमने पहले उनका जिक्र कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो सरप्राइज हुए होंगे कि ये क्या हुआ कि वो नहीं लड़े। उनको चाहिए कि अपनी फ़ौज को भी रिव्यू करें, वो इससे भी ज़्यादा खर्चा उनके ऊपर करते हैं और जहाँ भेजते हैं वापस आ जाती हैं, इस पर भी वो ज़रा गौर करें फौजें बनाने के लिए। जी जनरल साहब, एक आम आदमी की रहनुमाई के लिए आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। ये जो सेक्शन बोलते हैं जी, अमेरिकन सेक्शन लग सकती हैं, इसका क्या मतलब है और इसका पाकिस्तान को क्या प्राइस देनी पड़ेगी? ज़रा आम बंदे के लिए इससे क्या मतलब है? अगर खुदा ना खासा वर्ष कम वर्ष यही होगा ना जो आपने कहा, अगर ये हो तो इसका मतलब क्या है? जी वैसे तो ये हिलाली साहब मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक दो अपना तजर्बा बता देता हूँ
पाकिस्तान पर जब भी सैंक्शन लगी हैं पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ है। ये आप हिस्ट्री देख लें। और अब ये है कि सैंक्शंस का जो ज़माना है आहिस्ता आहिस्ता वो ढीला होता जा रहा है। आपके सामने ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, वेनेजुएला है, क्यूबा है और ऐसे ममालिक हैं जो ज़िंदा रह गए हैं। और अब जबकि चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान और कुछ हमारे दोस्त तुर्की वगैरह, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये मेरा ख्याल है कि अगर सैंक्शन लग भी जाएं तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो बुरी बात। अभी भी जो आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा हुकूमत बातचीत करने में अगर ले तो लाल से काम ले रही है, उसकी वजह यह है कि अगले हफ्ते आपको IMF से 2.7 अरब डॉलर मिलने वाले हैं और उनकी खुशबू अभी तक पहुंची हुई है हम तक। उसके बाद आपको पता है FATF का दोबारा फैसला होने वाला है। तो हमें जकड़ा हुआ है भाई, लेकिन हमने देखना ये है कि हमारे वाइटल इंटरेस्ट जो है, CPEC है, चीन के साथ दोस्ती है, रूस के साथ हमारे रवाबत बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अमन होना चाहिए अफगानिस्तान में। ये सारी चीज़ें वाइटल हैं और अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, ये जो कुछ अरब डॉलर हैं और यो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं। जिस दिन हम इस खौफ से निकल गए, अब ये बात याद रखें, डरे हुए को और डराया जाता है और जो खड़ा आ जाए उसके आगे से लोग हट जाते हैं। जनरल साहब ने बात की, हिलाली साहब जरा आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो सैंक्शन वाला मामला है, क्या हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे? ये हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि सैंक्शंस, ये UN सैंक्शंस नहीं लगेंगे इसलिए कि चाइना इनको वीटो करेगा। तो ये सैंक्शंस जो लगेंगे ये यूनिलैटरल सैंक्शंस लगेंगे, अमेरिका लगाएगा और शायद अमेरिका की जो हिमायती हैं नेटो लगाए, ये वो। इट डिपेंड्स कि अमेरिका कितना कैंपेन करता है और कितना सीरियस है। एक ज़माने में मैं सोचता था कि सैंक्शंस लगेंगे, फिर मैंने देखा कि अमेरिका ने ये जो IMF का है इसको फ्रीली आने दे रहे हैं और IMF ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है 2.3 बिलियन हमें मिलेगा। तो लग ऐसे रहा था कि अमेरिका भी अभी भी सोचता है कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन ज़रूरत है और अगर सैंक्शंस लगा दें तो फिर कोऑपरेशन करें तो वो तो मुनासिब बात नहीं है। मगर अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है मार्क रूबिन का। मार्क रूबिन एक यहूदी लॉबी का बंदा है और आपको पता है कि ये पावरफुल लॉबी है अमेरिका में, खास तौर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। और ये लॉबी ये इसने बड़ा ठीक कहा है, इसने कहा लगाओ इन पे, मिसाल बनाओ पाकिस्तान को। ये कभी नहीं होता अगर पाकिस्तान उनको हिमायत नहीं करता। लगाओ और मिस्टर प्रेसिडेंट आई अपील टू यू, ये वो। अब देखिए बाइडेन जो है वो इन चीज़ों से स्वे होता है, उसकी तबीयत और डेमोक्रेटिक पार्टी की रवैया भी ऐसी है। तो मैं समझता हूं कि थोड़े से चांसेस बढ़ गए, मगर फिर भी मैं समझता हूं बाइडेन जो आखिर ही सितारा है, क्या नहीं, हिलाल है पाकिस्तान, जो इसको जरदारी साहब ने दिया था, ये शायद पाकिस्तान बेहतर जानता हो, थोड़ा ज़्यादा जानता हो। और बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक किया, अगर ये सैंक्शंस हमारे पे इम्पोज करेगा, और यूनिलैटरल सैंक्शंस, बहुत सारे मुल्क हैं जो कहेंगे ये अनफेयर है और उन पे इतना असर नहीं होगा। मगर ये कहना कि कोई असर नहीं होगा इज रॉन्ग, इसलिए कि अमेरिका जब किसी फर्म्स, कंपनीज को और कॉरपोरेशंस को सैंक्शन करता है, इट्स वेरी सीरियस। और फिर आप जब ब्रेक करते हैं तो फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जी, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े हमें एनलाइटन किया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस कुछ और भी सवालात हैं हमारे पास, और अब हिलाली साहब और भट्टी साहब और सब इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। ये अभी एक और सवाल भी सामने आया है। वो सवाल हिलाली साहब ये है कि हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2019 के फिगर्स में निकाल के देख रहा था कि वो अमेरिका है, तो क्या इस ट्रेड पे भी हमें कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि डेफिसिट है अमेरिका का इस ट्रेड में $1.9 बिलियन का 2019 के फिगर्स के मुताबिक। हिलाली साहब। बिल्कुल पड़ सकता है गाजी साहब, बिल्कुल पड़ सकता है, बंद हो जाएगा। अगर वो ऐसे सैंक्शंस लगाएं तो बंद हो जाएगा। मगर माफ करिए, मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये है कि वो उन लोगों पे सैंक्शंस लगाएं जो ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अफसरों पे वो सैंक्शंस लगाएं।
उनके पर्सनल अकाउंट्स फ्रीज करें, बाहर पैसे हैं तो फ्रीज करें, बाहर कुछ है तो उसको एक्सेस मत दें। तो ऐसा भी सैंक्शंस लगता है जैसे ईरानियन लीडरशिप पे भी लगा है और ईरान पे भी लगा है। तो ये हमारे पे सिलेक्टिव अगर सैंक्शंस हो तो फिर उस किस्म का इम्पैक्ट नहीं होगा जो जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस का इम्पैक्ट हुआ था। इनकी मर्जी है ये, दिस इज नॉट ये उनकी मर्जी है, इट्स देयर फ्रीडम। बड़ा दिलचस्प नुकता आपने उठाया है मेरे ख्याल में। जी 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 अली साहब, मैं फर्दर चाह रहा था आपसे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने किया था कि चाइना से जो पाकिस्तान का ट्रेड है वो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं रहा। मुझे याद है नवाज शरीफ के ज़माने में देयर यूज्ड टू बी 6 to 8 बिलियन डॉलर्स चाइना के हक में थे। तो क्या पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन है कि या हम चाइना के साथ दोस्ती करें या अमेरिका के साथ दोस्ती करें, या हम पूरी दुनिया की तरह डिप्लोमेटिकली हम सबसे ताल्लुकात रख के सारे सबसे फ़ायदा क्यों नहीं ले सकते? देखिए बात यह है साहब कि हम तो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रहे, मगर एट व्हाट कॉस्ट? अगर कॉस्ट ये है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट सफर करें, जो हम करवा रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, 1955-56 में जब वालिद साहब एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई, सीटो सेंटो ज्वाइन कर रहे हो, किस लिए ज्वाइन कर रहे हो? उन्होंने तो कहा है कि जो हम तुम्हें देंगे तुम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान दोनों से फायदा उठा रहा है, आप एक तरफ क्यों जाना चाहते हैं? मगर उस वक्त अयूब खान और फौज और ये वो टैंक्स और इक्विपमेंट और एरोप्लेन्स चाहिए थी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बड़ा फर्क पड़ा हमारे डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो देखिए कहने की बात यह है कि वी हैव टू वेक अप। तो इसलिए मैं कहता हूं अमेरिका की गुलामी खुदा के लिए ये कब खत्म होने वाला है? मैं नहीं कहता कि लड़के उनसे ये करो, बिल्कुल नहीं, तरीके से, मगर यू हैव टू लेसन योर डिपेंडेंस। हिलाली साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। भट्टी साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं। मैं ये सवाल भट्टी साहब आपकी तरफ ला रहा हूं। पिछले दिनों हमने खबर दी थी कि 17 बिलियन डॉलर हमारी इशराफिया खा जाती है, उसको हम रोकते नहीं हैं, और 1.6 बिलियन के जो है उसकी खातिर हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। भट्टी साहब, काजी साहब गुजारिश है कि मुझे एक आधा मिनट दे दीजिए प्लीज गो अहेड। तो अमेरिका जैसा बर्दाश्त फाश हो गई उसको, जिसके 4 सदरों ने नाकामी ली, उसकी एक गलती थी कि उसने अफगानिस्तान की फौज को अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया और अरबों में इन्वेस्टमेंट की, बीच में पैसे भी अशरफ गनी जैसा फ्राडिया खा खू गया। लेकिन देखे, फौजें हमेशा दुश्मन मुल्क के लड़ने के लिए तैयार की जाती हैं। जैसे ही वो किराए के टट्टू अशरफ गनी वगैरह भागे, अमेरिका ने बग्राम एयरपोर्ट से भागे, तो वो उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, अगर मेरे इख्तियार में होता इस मुल्क की ताकत में, जिस तरह जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब जुर्रतमंदाना, दलेराना, बहादुराना मौक़िफ़ अपनाते हैं, अमेरिका ने सैंक्शन लगानी है तो लगाएं। अब पाकिस्तान को उसकी गुलामी में दोबारा नहीं जाना चाहिए। हलाली साहब ने ठीक फरमाया, हम अमेरिका से नहीं जंग चाहते, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर। यह तो नहीं है कि हम अमेरिका के लिए इस्तेमाल होते रहे और जब वक्त ज़रूरत आए तो वो भारत के कहने पे हमारे साथ नाइंसाफियाँ करे, ज्यादतियाँ करे, उनके साथ एग्रीमेंट करे और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। गुलामी आखिर एक दिन तो गुलामी का तोक तोड़ना है। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, जुर्रतमंदाना फैसला करे। मुल्क को मुश्किलात आती रहती हैं, अल्लाह की मदद होगी तो इंशाअल्लाह ताला आगे निकल जाएंगे। भट्टी साहब, मैं एक शार्ट सुनवाना चाहता हूं लाली साहब आपके लिए भी। अमेरिकी सदर ने रूस और चीन के हवाले से क्या बात की है, फिर इस पर सबका कमेंट लेता हूं, सुनाइए जी। And our true strategic competitors, China and Russia, would love nothing more than the United States to continue to funnel billions of dollars in resources and attention into stabilizing Afghanistan indefinitely. जी हिलाली साहब, वो कह रहा है कि ये पैसे रूस और चीन तो चाहते हैं कि मैं ब्लीड होता रहूं। हिलाली साहब,
पहले तो बात यह है कि रूस को आप छोड़ दें, चीन से ये मुकाबला नहीं कर सकता है। ये मुकाबला ये हार गए हैं। चीन की इकोनॉमी अब सबसे बड़ी इकोनॉमी चंद सालों में होने वाली है। इन एवरी रिस्पेक्ट अमेरिका जो है चीन से कम्पीट नहीं कर सकता है। भाई 300 मिलियन लोग हैं, 1.4 बिलियन है। और कौन सी स्टैटिस्टिक्स आप चाहते हैं कंपेयर करने के लिए? रिसर्च पे कितना खर्चता है, क्या क्या चीन करता है? सिर्फ और सिर्फ हथियार पे अमेरिका 700-800 बिलियन खर्च रहा है हर साल, और चीन 250-300 बिलियन खर्च रहा है इसके अलावा। मगर टेक्नोलॉजी पे अब आप देखेंगे ये देखिए, ये इतनी खुशकिस्मती है हमें कि हम चीन के हमसाया हैं। वो मुल्क तो द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड बनेगा, और ये 100 साल के लिए ये ऐसा चलेगा। आप और मैं नहीं होंगे इधर, मगर 100 साल के लिए चीन का ये सेंचुरी होगा। दैट इज वाई मैं कहता हूं चीन के साथ रिलेशनशिप बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, टोटली बढ़ाओ। और लोग कहते हैं नहीं वो मोनोपोलाइज कर देते हैं, और ये मैंने कहा खुदा के लिए डोंट पुट देम ऑफ। इसलिए तो हमने एक पूरा डिवीजन खड़ा किया है, एक मेजर जनरल को दिया है कि इनको प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर भी ये दासाओ वासाओ हो जाता है। ये अमेरिका इज हिस्ट्री। मैं थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर रहा हूं इसीलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं अर्जेंसी कितना है हमारा। तो और अफगानिस्तान, मैं तो कहता हूं कॉन्फेडरेशन ऑफर करो अफगानिस्तान को। जाएं, चुपके से जाएं, आपको और मुझे ना बताएं, बैठें उनके साथ और कहें। हलाली साहब, तो एक क्वेश्चन मैं, हलाली साहब आपने जो बात की है, मुझे तो लगता है कि तालिबान में थोड़ा सा, जिस तरह आपने खुल के बात की, मुझे तो लगता है कि वो कतर बोल रहा है। मसलन अब नगनी जो साहब हैं वो कतर से आ रहे हैं। 3 साल ये अफगानिस्तान का जो तालिबान है ये अमेरिका से निगोशिएशन करते रहे हैं। आज उनकी जो लैंग्वेज है मुझे वो सारी वेस्टर्न लिबरल लग रही है कि अक़लीतों को नहीं छेड़ेंगे, ख़वातीन को नहीं कुछ करेंगे, हमसायों से अच्छे सलूक करेंगे, टेररिज्म के लिए ज़मीन नहीं अपनी देंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरी सुन लें, मेरा सवाल पहले सुन लें। ये अमेरिकनाइजेशन ऑफ दी तालिबान है कि 20 साल में उनमें मैच्योरिटी आई है? व्हाट इज़ दिस? मलिक साहब मेरे ख्याल में मलिक साहब अच्छी बातें कर रहे हैं, इसमें गलत बात कौन सी? आप कौन सी बात को गलत समझ रहे हैं जो तालिबान कह रहे हैं? भाई जो हमें 20 साल आपने तालिबान के बारे में बताया था वो तो ऐसे नहीं था। हम तो सबको डरा के रखा था कि जो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खवातीन को पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ कर रहा है, उसने दुनिया के साथ चलना है। अगर वो कह रहे हैं अक़लीतों को, तो इस्लाम भी अक़लीतों को राइट देता है। नहीं तो इम्प्रूवमेंट है ना। करेक्ट। मगर मेरा सवाल है कि आप तो सफारतकार रहे हैं, काबुल में आप सफारतकार हैं, ऐसी कोई खामोश सफारतकारी तो नहीं है पीछे? देखिए मलिक साहब, आज काबुल में जो जलूस हो रहा है शियाओं का, बड़ा इत्मीनान अमन से हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, मैं इसके खिलाफ नहीं बात कर रहा। उनका प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं ये नया मॉडर्न वेस्टर्न है तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ अच्छी चीज भी है ना वेस्टर्न में, जो अगर तालिबान अडॉप्ट करते हैं, वेरी गुड। आज उन्होंने जाके नर्सों को, डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स को मिला है और उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनो और जाओ, जो करना चाहते हो कहो, मगर तुम्हारा क्लोथिंग बस ठीक रखो, और मैं गारंटी करता हूं कि कोई आपको छुएगा नहीं। अच्छा भट्टी साहब, लोग जो हैं जी, भट्टी साहब मैं एक खबर आपको दे रहा हूं, ये डॉन पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारे एयरपोर्टों से डेली जो पैसा चोरी होता है, डॉलर जो बाहर जाते हैं डॉन के मुताबिक, और इसका क्लेम किसने किया था? उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर ने। 25 मिलियन डॉलर डेली चोरी के हम बाहर जाने देते हैं, और 1.6 बिलियन के लिए गुलामी करने के लिए तैयार है। भट्टी साहब, कादी साहब, इस पे मैंने एक थोड़ी सी रिपोर्टिंग की है। मैंने अर्थ किया ना, हमेशा मैं रिपोर्टर हूं। मैं आज भी बताता हूं, अरबों डॉलर मनी स्मगलिंग की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, और वो लोग आपके हम तरीन लोगों के कारे खास हैं, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इस मुल्क को लूटा ही हमारे लोगों ने है, वरना ये जमीन तो बड़ी जरखेज थी, इन लुटेरों ने लूटा है। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते पहले कनाडा कितना पैसा गया है कराची एयरपोर्ट से, पता करिए कोई। बड़ी खबर है ये, दोबारा बताइएगा। भट्टी साहब क्या कह रहे हैं आप?
कराची से क्या पैसा गया? लो, कराची एयरपोर्ट से 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, एक बड़ी दानिशमंदाना फ्रॉडिये तरीके से। और अमेरिका भी कुछ पैसा भेजा जा रहा है पिछले दिनों से, कुछ मुल्क की सियासी शख्सियात भी वहां जा रही हैं। और क्या बताऊं, भट्टी साहब सब कुछ समझते हैं। इस मुल्क में 25 से 30 के करीब इंटेलिजेंस इदारे हैं, किसी को नहीं पता चला, नहीं पाया, किकर से अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा शर्माया। मेरा सवाल ये आप दोनों से कि किसी को नहीं पता चला, इतने हमारे 25 से 30 सिर्फ इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि कोई इतने पैसे ले जाए? मलक साहब, मैं इसमें खुल के बात करूंगा ना, मेरा प्रोग्राम भी बंद होगा, आपका भी होगा। ये जो कल प्रेस रिलीज लगाने के लिए तरसते थे ना, आज हमें बताते हैं सीक्रेट एक्ट। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, इन सबको जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरेंडर नहीं करेंगे। अच्छा, ना किसी डिक्टेटर की गोद में पले, ना उसके खर्चे पे चले। बिल्कुल भट्टी साहब, हम एग्री करते हैं, ये अपनी चोरी चकारी खत्म करें। अच्छा, एक और सवाल है लाली साहब, क्या पावर स्ट्रक्चर बनता नजर आ रहा है आपको अफगानिस्तान में? ये इनके हाथ, देखिए ये बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो दूसरे लोग हैं जिधर इख्तलाफ करते हैं इनके खिलाफ, माने बात करते हैं तालिबान के खिलाफ, इन्होंने उनको भी एसोसिएट किया है, उनसे भी इनके राब्ते हैं। अब होगा ये कि अब हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स जो हैं उधर उसमें मिलाप हो सकते हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें शायद अकोमोडेशन नहीं हो सकता है। और उसके बाद एक लोहा जिरगा इन्होंने ये बुलाएंगे, जब व्हेन द डिफरेंसेस आर क्लियर, और देखेंगे कि अकोमोडेशन हो सकता है कि नहीं। अगर अकोमोडेशन हो जाएगा तो एक नया जिरगा बनेगा, लोहा जिरगा, जिसमें तालिबान के पास कंट्रोल होगा। मगर लोग कोशिश अभी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या है, वो जो वो अतमर वो बैठा हुआ था द अदर डे नॉर्दर्न अलायंस वालों के साथ, और जब वो होता है तो वो तो जहरीला एंटी तालिबान एंटी पाकिस्तान है। वो क्या कर रहा है इनके साथ, नॉर्दर्न अलायंस वालों के साथ, अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आस्ते आस्ते हमें पता चलेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि आई कांट बिलीव कि इतने स्किलफुली अब तक तालिबान ने हर चीज को हैंडल किया है। लाली साहब, यहाँ पे एक कमेंट में चाह रहा हूँ आपसे, बड़ा जरूरी है। इस पे काफ़ी एक्सपर्ट कन्विंस्ड हैं कि तालिबान की जो फतह हुई है कल, उसका सबसे बड़ा लॉस इंडिया को हुआ है। योर टेक ऑन इट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है ये। बिल्कुल हिंदुस्तान पे लॉस हुआ है, मगर मैं आपको बता रहा हूं वो कोशिश कर रहे हैं तालिबान के साथ राब्ते करने। तालिबान के पास जब कम काम होगा और ज़रूरत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, शायद वो राब्ते खुल जाएं, बात करें और 2-3 बिलियन और लाएंगे। वो कहेंगे ये लो। और बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान का सरबराह होके या लीडर बन के आप कहें कि नहीं चाहिए मुझे पैसे तो उनको बिल्कुल चाहिए। और देखिए अब तक तो तल्ख बातें जो हमने करने अब समझते नहीं कि चीन के साथ जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीन उन्हें भरपूर सपोर्ट करेंगे। यस, बहुत करेगा भट्टी साहब। चीन इज ओपनिंग इट्स डोर्स। वो कहता है मैं करना चाहता हूं, चीन कह रहा है कि मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल सही आपने किया, मगर फिर भी कितना करेगा? माने आप वो पूरा तो अंडर राइट नहीं करेगा मेरे ख्याल में। और इंडिया भी अगर 2-3 बिलियन आपको कोई दे रहा है और कह रहा है ये बना दूंगा वो बना दूंगा, आप क्या कहेंगे कि नहीं चाहिए इसलिए कि तुम ये हो और वो हो? तो ये अब शुरू। मगर एक और चीज मैं आपसे पूछना, आपने कहा कि टीटीपी लोगों को छोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि किसने पकड़ा वो टीटीपी लोगों को कि आप कहते हैं कि टीटीपी के लोग छूट गए? या अतमर ने पकड़ा उनको? टीटीपी को तो वो फंड करता है, टीटीपी को तो वो आम करता है और उनके कहने पे जाके वो लड़ते हैं। तो ये टीटीपी कौन से जेल में टीटीपी थे? और अगर थे फिर भी बहुत बुरा न्यूज़ है हमारे लिए
कि पहले थैंक यू वेरी मच जनाब साहब, आपने बड़ा हमें एनलाइटन किया। भट्टी साहब आपने भी इस्लामाबाद से हमें बहुत बड़ी खबर दी कि कराची से भी माल निकल के जा रहा है। ये माल अगर नाजरीन रुक जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है और हमें बाहर से इमदाद की ज़रूरत न पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।